जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स पेजन पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, जिसमें हमने परसों की क्लास में आपको भारत का संविधान विकास की जो रूपरेखा थी उसको बताया था, और कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़े, और हमने आपको बताया था कि कल से हम शुरुआत करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हमारा होगा भारत शासन अधिनियम 1858। तो इनमें हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे जो इसके लिए महत्वपूर्ण रही हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है कि जो जो 1858 से संबंधित क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। इसमें कल की क्लास में पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853। अब उसके बाद आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1858। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया थी, इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा गया। इसे क्या कहा गया? तो इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा गया। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी किया गया था, इसको पढ़ के किसने सुनाया था? तो इसको भारत में लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़कर सुनाया। और इसी समय हमने आपको बताया था कि जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इस समय जो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका शासन समाप्त हो गया है। और क्या हुआ कि जो क्राउन है वो सत्ता में आ चुका है। ईस्ट इंडिया का जो शासन चलता था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और जो क्राउन है वो सत्ता में आ चुका है। और जो 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना था, अब उस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो इससे पहले जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब यहां से भारत का वायसराय में बदल गया। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वायसराय किस चार्टर एक्ट के तहत पद का नाम किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहां पर जब प्रश्न ये बना कि वायसराय जब पद का नाम कर दिया गया, तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो आपके फर्स्ट वायसराय थे कैनिंग। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत परिषद का गठन हुआ। इस समय भारत परिषद का गठन हुआ और इसके जो हेड थे, हेड किसे बनाया गया? तो भारत सचिव को इसका हेड बनाया गया। अब भारत सचिव, इसमें कोई व्यक्ति का नाम नहीं, इसमें ये पद का नाम है, यानी कि भारत सचिव पद पर उस समय जो भी है वही इसका हेड होगा। तो इस समय क्या हो रहा है कि भारत परिषद का गठन हुआ जिसके हेड भारत सचिव होंगे और इसमें टोटल 15 सदस्य शामिल थे। और मैंने आपको बताया था कि जो BOC और BOD थे उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो BOC और BOD जो कि EIC के कार्य पृथक किए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उसको यहाँ आकर 1858 में आकर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो BOC और BOD यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर BOC और BOD क्या है? तो BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक कार्य, और BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि व्यापारिक कार्य। तो इसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से EIC के जो कार्य थे उनको पृथक किया गया था BOC और BOD में। अब यहाँ पर आकर 1858 में आकर BOC और BOD को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 समाप्त हो जाता है। हमें भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत इतना ही सिर्फ पढ़ना है, बस इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1861 की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1861 से क्या हो रहा है कि इससे विभागीय प्रणाली आती है। इससे क्या आती है? इससे विभागीय प्रणाली आती है जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम। मैंने आपको जब रूपरेखा बताई थी इसकी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वहां पर भी मैंने आपको इस चीज को नोट कराया था कि जो 1861 का भारत शासन अधिनियम होगा, इससे विभागीय प्रणाली हमें देखने को मिलेगी। विभागीय प्रणाली यानी कि इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और यहीं से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। यहां पर प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1861।
तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ से प्राप्त हो रही है। और जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया। तो जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किस अधिनियम के अंतर्गत किया? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा भारत शासन अधिनियम 1861 समाप्त हो जाता है। बस इसमें 2-3 चीजें थी 1861 के भारत शासन अधिनियम में, तो आप इनको नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। अब इसके तहत क्या क्या हो रहा है, तो आप इस चीज को समझिए यहाँ पर कि जो 2 शब्द यहाँ पर लिख रहे थे मार्ले मिंटो एक्ट, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो उसमें आप इस चीज को देखिए कि जो आगे शब्द लिखा है वह होगा भारत सचिव और जो पीछे लिखा है वायसराय। तो मार्ले यहाँ पर भारत सचिव होंगे और मिंटो वायसराय होंगे। तो मार्ले एक व्यक्ति का नाम है और मिंटो भी एक व्यक्ति का नाम है। तो जो मार्ले होंगे भारत सचिव होंगे और मिंटो होंगे वायसराय होंगे। इसी प्रकार से आप उसको देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो आप उस प्रकार से देख लीजिए नाम का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वायसराय कौन होंगे? चेम्सफोर्ड। यहीं पर इस प्रकार से देख लीजिए कि 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो था, इस समय मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। और इस समय क्या हो रहा है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया? तो मुस्लिमों के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से शुरू होती है और मुस्लिमों के लिए शुरू की गई थी। और इस समय आप एक चीज को नोट करके लिख लीजिए इसको कि जो इस समय जो कार्यकारिणी थी, इसमें फर्स्ट जो भारतीय शामिल थे सत्येंद्र सिन्हा थे विधि सदस्य के रूप में। आप इसको नोट कर लीजिए कि जो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो था, इस समय की जो कार्यकारिणी थी, इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय कौन शामिल थे, तो सत्येंद्र सिन्हा आपका राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि किस सदस्य के रूप में थे, तो विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारिणी में शामिल थे। और यहीं पर बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मतलब कि काउंटर क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया। तो पूछा जाए कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, तो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। और इस एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, तो इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम महात्मा गांधी जी ने कहा। इसको महात्मा गांधी जी ने 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट था, इसको गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज को समझ आया होगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और बार बार आप इसको रिवाइज करते रहिए, तो आपका इस चीज का याद हो जाएगा। तो इसी तरीके के शॉर्ट नोट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल टॉप S7 को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप यदि किताब लेके पढ़ने बैठ जाएंगे तो इतना समय तो है नहीं कि हम किताब लेके थ्योरी वाइज पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम 18 फरवरी को संभावित है कि आपका एग्जाम हो सकता है। और इसी तरीके से हम यदि आपके पास छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका समझ भी आता जाएगा। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें, टॉप S7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो आपकी छोटी है, 6-7 मिनट की है और इसमें आपका पूरा सार निकल के आ जाता है, क्योंकि आपकी एक तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1861 और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1892, इन 3 चीजों को हमने आपको आज नोट कराया। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए और कल से हमारा शुरू होगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, फिर पढ़ेंगे 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और फिर हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से भारत का जो संवैधानिक विकास है समाप्त हो जाएगा। तो आपकी छोटी क्लास में एक बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए और टॉप S7 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।